बच्चों चलते हैं हम अपने पाठ्यक्रम की तरह। बच्चों हम पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल का प्रथम अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में, जिसकी हमने विस्तृत विवेचना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में की। जब अध्याय समाप्त हो गया तो प्यारे बच्चों किसका नंबर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करने का। तो बच्चों हो जाइए तैयार अपनी नोटबुक और पेन लेके, और मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को करते जाइए हल, और अपनी नोटबुक में क्या करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों को आप क्या करोगे यहाँ पे हल। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम सविस्तार विस्तृत रूप से क्या करेंगे, यहाँ पे विवेचना करेंगे। हम बहुचयनात्मक या बहुवैकल्पिक प्रश्नों से लेके हम निबंधात्मक प्रश्नों तक सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी इन प्रश्नों को साथ साथ क्या करते जाइए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए। तो चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न देखते हैं बहुचयनात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से हमें देखना है कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन 4 विकल्पों में से सबसे सही आंसर कौन सा है। तो देखो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल ज्योग्राफी शब्द टर्म का प्रयोग किया। क्या बताना है कि जो ज्योग्राफी वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया। तो आपने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का फादर किसे कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर किसे कहते हैं। सबकी हमने क्या की थी, विस्तृत विवेचना की थी। मगर हमारा जो पर्सन है वो पर्सन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, सिर्फ इतनी सी डिमांड कर रहा है कि ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया। तो बच्चों ज्योग्राफी वर्ड किसने दिया कि सर ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने 276 से 194 के बीच ईसा पूर्व क्या वर्ड दिया, ज्योग्राफी वर्ड दिया। किसने, इरेटोस्थनीज ने। और आपने इस प्रकार की पिक्चर भी देखी होगी कि इस प्रकार की पिक्चर आपको पाठ फर्स्ट में लगी हुई मिलेगी। जो कौन से विद्वान है, ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज। भूगोल वेता 276 से 194 बीसी। तो सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड किसने, इरेटोस्थनीज ने। और फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बताया था, हिकेटियस को। क्यों कहा था, क्योंकि उसने जस पीरियोडिस पुस्तक में विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया था, इसीलिए उन्हें भूगोल का पिता कहा गया था। तो बच्चों दोनों बातें क्लियर कि भूगोल का पिता हिकेटियस और भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, इरेटोस्थनीज। कहाँ का था, ग्रीक का था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। भौतिक लक्षणों में आपने देखा पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, ये क्या है आपकी भौतिक लक्षण। यदि आपने भारत भौतिक पर्यावरण पढ़ा हो तो मैंने इस विषय पे भी विस्तृत चर्चा की थी कि आपको 2 प्रकार के मानचित्रों का अध्ययन करना होगा। कौन कौन से, एक भौगोलिक मानचित्र और दूसरा राजनीतिक मानचित्र। भौगोलिक मानचित्र में आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें ये दिखाई देंगे, और राजनीतिक मानचित्र में आपको राज्य, राजधानी, जिला, ब्लॉक इनके बारे में ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, भौतिक लक्षण। तो भौतिक लक्षण में क्या क्या, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें। तो देखते हैं इनमें से कौन सा है, पतन। क्या मिल गया, मैदान। तो भौतिक लक्षण कौन सा, मैदान, सड़क नहीं, जल उद्यान नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2 के अंतर्गत लिखे गए विषयों को पढ़िए। यानी आपको ये स्तंभ 1 दिखा रखा है और ये स्तंभ 2 दिखा रखा, क और ख। यानी इनको आपको क्या करना है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि यहाँ पे 4 चीज़ें दी हुई है।
इन चारों का इनके द्वारा मिलान करना है कि मौसम विज्ञान का सही अध्ययन किस में किया जाता है। तो इन सब का इनमें मिलान करके और फिर नीचे जो आपको उत्तर दिए गए हैं सही मिलान के साथ, उस पे आपको क्या करना है, टिक करना है। तो देखते हैं एक एक को लेके। मौसम विज्ञान किससे संबंधित था? जलवायु विज्ञान से, क्लाइमेटोलॉजी से। तो ए में हो गया क्या, से। फिर देखते हैं जनानकी। आपको फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल के क्षेत्र में समझाया गया था कि जनानकी और जनसंख्या भूगोल का आपस में निकट का संबंध है। तो जनानकी किस में, जनसंख्या भूगोल में। तो 2 में हो गया क्या, ए। फिर देखते हैं समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी का किससे था, सामाजिक भूगोल से। आप पिछले वीडियो में जो आपके फील्ड ऑफ ज्योग्राफी बता रखा, आपको विस्तृत विवेचना कर रखी है, उस डायग्राम को अगेन दोबारा देखिए, आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक माइंड में क्लिक करेगी। समाजशास्त्र का किसमें, सामाजिक भूगोल में। और मृदा विज्ञान, पेडालॉजी किससे संबंध था, सोहिल ज्योग्राफी से। किससे संबंधित, सोहिल ज्योग्राफी मृदा भूगोल से। तो मृदा विज्ञान किसमें, मृदा भूगोल में। तो किसमें, 4th में, बे। अब देखते हैं ए के अंदर से किसमें आ रहा है, इसमें। 2 में ए किसमें आ रहा है, इसमें। 3 में द किसमें आ रहा है, इसमें। और 4 मृदा विज्ञान में ब किसमें आ रहा है, इसमें। तो हमारा राइट आंसर ग है। आया बच्चों समझ में इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करना है कि हमें इनसे क्या करना है, इनसे हमें मिलान करना है। मिलान करके हमें देखना है कि जो हमारे नीचे 4 उत्तर दिए गए हैं, उन उत्तर के अंदर कौन सा हमारा सही है। तो कौन सा हुआ, ग है। तो ये हुई आपके मेल कराने वाले क्वेश्चनों पे भी चर्चा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सन कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। बच्चों आपको याद हो तो आपको 3 वैज्ञानिक प्रश्नों की चर्चा की थी। कहाँ, क्या, वह क्यों। याद करो अच्छी तरीके से। उनमें कार्य कारण संबंध किससे आया था, क्यू से आया था। तो देखते हैं आंसर में क्यू कहाँ है। क्यू स्टार्टिंग में मिल गया के पे। तो राइट आंसर क्या, क्यू। आ रहा है समझ में। 3 वैज्ञानिक प्रश्नों की हमने चर्चा की थी, क्या, कहाँ, व क्यू। जिसमें क्यू है वो कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। कालिक का मतलब होता है टाइम, समय की चर्चा कौन सा विषय करता है। हमने फील्ड ऑफ ज्योग्राफी में हमने कितने विषय पढ़े थे, 17 विषयों की चर्चा की थी, जिसमें मृदा भूगोल था, जिसमें जनसंख्या भूगोल था, सामाजिक भूगोल था, राजनीतिक भूगोल था, ऐतिहासिक भूगोल था, और भी औद्योगिक भूगोल था, कृषि भूगोल था, नगरीय भूगोल था, अधिवास भूगोल था, और उसमें गणित और खगोल की भूगोल थे। यानी कई प्रकार के पादप भूगोल, वनस्पति भूगोल, जंतु भूगोल, कई फील्ड थे। उनमें से जो हमारा कालिक विश्लेषण यानी समय की चर्चा हम किस में करते हैं, उसकी चर्चा हम इतिहास में करते हैं कि इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में विभाजित किया जाता है। और फिर क्या देखते हैं कि वो युद्ध कब लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा, पानीपत का युद्ध कब हुआ, ये डेट किसके अंदर, इतिहास के अंदर। कालिक विश्लेषण तो ये किससे संबंधित, ये इतिहास से संबंधित। तो राइट आंसर क्या, ग, इतिहास। अब देखते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। यानी अभी तक हमने किस प्रकार के प्रश्नों पे चर्चा की, अभी तक हमने बहुवैकल्पिक, मल्टी चॉइस, ऑप्शनल पर्सन या ऑप्शनल क्वेश्चनों पे चर्चा की, जिसमें हमें एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे हमें 4 विकल्प दिए होंगे, उन चारों विकल्पों में से हमने सही पे टिक लगाया। अब देखते हैं लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी लगभग 30 शब्दों में इनके हमें
उत्तर लिखने हैं तो बच्चों ये जो आपका भूगोल एक विषय के रूप में प्रथम अध्याय है, इसके अंदर जो पर्सन दे रखे वो सिर्फ आपके दिमाग के काल्पनिक पर्सन है और ऐसे पर्सन है जिनको आप रोजाना प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हो और उनको आपको यहाँ पे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग लगा के थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यदि आप इन प्रश्नों को थोड़ा सी दिमाग पे जोर डाल के समझोगे तो आप इनके उत्तर अपने मन से भी लिख सकते हो। देखते हैं पहले प्रश्न पे, देखो कैसे लिखेंगे। आप विद्यालय जाते समय किन किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हो? पर्यवेक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन, किन किन को देखते हो आप? क्या वे सभी समान है या असमान है? उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए अथवा नहीं? यदि हाँ तो क्यों? प्रश्न देखो बच्चों, आप विद्यालय जाते समय किन किन महत्वपूर्ण लक्षणों को देखते हो? क्या क्या देखते हो? कि सर हम क्या देखते हैं? हम पेड़ पौधे देखते हैं, वनस्पति देखते हैं, सड़क देखते हैं, रेल देखते हैं, मैदान देखते हैं, कहीं कहीं पर्वत देखते हैं। इन सभी प्रकार के लक्षणों का क्या करते हैं? हम देखते हैं डेली जब भी हम विद्यालय जाते हैं तब। क्या वे सभी समान है? सभी समान है? पर्वत और मैदान समान है? सड़क और रेल समान है? नहीं सर, वो समान नहीं है। उन्हें भूगोल के अध्ययन में शामिल करना चाहिए। भूगोल के अध्ययन में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने भूगोल की जो शाखाओं का अध्ययन किया है, कौन कौन सी शाखाएं? मुख्यतः भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में हमने सांस्कृतिक भूगोल को देखा, सामाजिक भूगोल को देखा। इनको हमने क्या देखा? मानव भूगोल की शाखाओं में कृषि भूगोल को देखा, औद्योगिक भूगोल को देखा, नगरीय भूगोल को देखा। किसकी शाखा हुई? भूगोल की शाखा हुई। अगर ये भूगोल की शाखा है तो हमें इन्हें इसमें शामिल करना चाहिए। यदि हाँ तो क्यों? क्योंकि ये मानव भूगोल है और मानव भूगोल किसकी शाखा है? भूगोल की शाखा है। तो ये हुआ हमारे प्रश्न का आंसर। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसको, नो डाउट, और पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। देखो, विद्यालय जाते समय हम दुकान देखते हैं, स्कूल देखते हैं, क्लब देखते हैं, कार्यालय देखते हैं, मंदिर देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, मकानों जैसे कुछ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और वे सभी लक्षण क्या है? असमान है, यानी वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। हाँ, उन्हें भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि वे सभी किसके अंग है? मानव भूगोल के आवश्यक अंग है। उत्तर खत्म, समझ में विकसित। तो देखते हैं अगला प्रश्न, नोट कर लो इसको। आपने एक टेनिस गेंद देखी, आपने क्रिकेट की गेंद देखी, आपने एक संतरा देखा और लौकी देखा होगा। इनमें से कौन सी आकृति या वस्तु की आकृति पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है? आपने इस विशेष वस्तु को पृथ्वी की आकृति को वर्णित करने के लिए क्यों चुना? यानी आपको क्या क्या दे रखा है? टेनिस गेंद दे रखी है, क्रिकेट की गेंद दे रखी है, संतरा दे रखा है और लौकी दे रखा। अब लौकी तो ऑटोमेटिक क्या हो गई? ये लौकी है। गलत हो गई, क्योंकि लौकी तो क्या है? लंबाकार है और हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। तो बच्चों, आपने जो पृथ्वी का आकार पाठ में हमने देखा कि पृथ्वी का आकार कैसा है? भू आब है, जियोड है। और वो किस प्रकार से है? वो ध्रुवों पे या किनारों के ऊपर थोड़ा क्या है? चपटा है। और उसकी जो आकृति है वो किससे मिलती जुलती थी? वो संतरा से मिलती जुलती थी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? संतरा से मिलती जुलती है। विशेष वस्तु को पृथ्वी की आकृति वर्णित करने के लिए क्यों चुना? क्योंकि जो संतरा है उसका भी ऊपर और नीचे दोनों, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे थोड़ा सी क्या है? चपटी है। इसलिए हमने इस को चुना। किसको? संतरा को। तो आपका आंसर संतरा। और क्यों, इसकी भी एक्सप्लेनेशन। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी का आकार है। देखो, इस प्रकार से आपको दिख रहा है, यहाँ थोड़ी थोड़ी क्या है? चपटी है।
इनमें से संतरा की आकृति पृथ्वी की आकृति से मिलती जुलती है, क्योंकि अन्य सभी गोलाकार है और लौकी का आकार क्या है, लंबा है। आपने क्रिकेट की गेंद देखी, बिल्कुल गोल है, कहीं से भी चपटी नहीं है। आपने टेनिस की गेंद देखी, वो भी बिल्कुल क्या है, वैसी है, कहीं से भी चपटी नहीं है। मगर जो संतरा है वो थोड़ी थोड़ी ऊपर और नीचे से क्या है, चपटी है। और किससे मिलती जुलती है, हमारी पृथ्वी से मिलती जुलती है। तो हमारा राइट आंसर संतरा। और लौकी क्या होती है, लंबी होती है। पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल नहीं है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर घूमता रहता है। और पृथ्वी का आकार संतरे की तरह क्या है, बहु आब है। तो क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आपने विद्यालय में वन महोत्सव समारोह का आयोजन करते हैं? वन महोत्सव का मतलब पेड़ लगाना, लगाते हो ना, बारिश होती है तब खूब सारे पेड़ लगाते हो। किसके अंदर, विद्यालय के अंदर। हम इतने पौधारोपण क्यों करते हैं? वृक्ष किस प्रकार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। तो बच्चों ये भी आपके क्या हुआ, मस्तिष्क दिमाग का पर्सन सोचने पे, हम इतने पेड़ क्यों लगाते हैं? तो पेड़ हमें प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से बहुमूल्य संसाधन है। कैसे, वनों से हमें क्या मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है, फल फूल मिलती है, औषधियाँ मिलती है। ये हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ लगाते हैं और विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन करते हैं। और इस प्रकार से ये हमारी पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। देखते हैं, ये देखो आप क्या लगा रहे हो, विद्यालय के अंदर पेड़ लगा रहे हो। हाँ, हम अपने विद्यालय में वन महोत्सव का आयोजन करते हैं। हम इतने पौधारोपण इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पेड़ों से हमें भोजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, स्वच्छ हवा प्राप्त होती है, किफ़ायती उत्पाद जैसे रबड़ और कागज़ प्राप्त होते हैं, दवाइयाँ बनाने में मदद मिलती है और वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमें जो हमारी क्या है, लाइफ गैस या जीवनदायिनी गैस कहते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। इस प्रकार से हमारा परिस्थिति संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो बच्चों चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। आपने हाथी देखा होगा, हिरन, केंचुए, वृक्ष और घास देखा है कभी? यदि आपने प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा तो क्या टीवी में देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा इन सभी को। वे कहाँ रहते हैं और बढ़ते हैं? वो जंगलों में रहते हैं और वहीं वो बढ़ते रहते हैं। उस मंडल को क्या नाम दिया गया है? उसको हमने प्राकृतिक वनस्पति चैप्टर में पढ़ा था। क्या नाम दिया गया था? जैव मंडल दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? जैव मंडल, यानी एक विस्तृत क्षेत्र जो क्या हो, जैव विविधता से भरा हुआ हो, वहाँ पे पेड़ पौधे और जानवर रहते हो, तो उसे हमने क्या कहा था? जैव मंडल कहा था। क्या आप इस मंडल के कुछ लक्षणों का वर्णन कर सकते हो? तो देखो, आइए देखते हैं। ये देखो, इस जंगल में क्या क्या दे रखे हैं? इसमें हिरन दे रखे हैं, इसमें छोटे छोटे जानवर दे रखे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स दे रखे हैं। ये देखो सब के सब। और इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया? इसको हमने बायोस्फीयर या जैव मंडल नाम दिया गया। देखो, जिस परिवेश में हाथी, हिरन, केंचुए, वृक्ष और घास रहते हैं और बढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जैव मंडल कहते हैं। बच्चों नोट कर लो अपनी नोटबुक में। जैव मंडल के प्रमुख लक्षण क्या क्या है? जैव मंडल पृथ्वी ग्रह की वह परत है जहाँ पे जीवन मौजूद है। यहाँ जहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक ऐसा डायग्राम बनाया था कि जहाँ पे ये स्थल मंडल, ये जल मंडल और ये वायुमंडल तीनों मिलते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये जैव मंडल कहलाता है। चूँकि जीवन का अस्तित्व जमीन, हवा तथा पानी में मौजूद है, इसलिए ये तीनों क्षेत्र जैव मंडल में आते हैं। आगे तीनों, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। पौधे एवं जानवर
जैव मंडल के जैविक तत्व, मृदा, पानी, वायु, अजैविक तत्व। पौधे और जानवर क्या हो गए? जैव मंडल के जैविक तत्व। और ये क्या हो गए? जो भी खनिज तत्व है या मृदा, पानी, वायु अजैविक तत्व है। तो ये जैव मंडल के क्या है? मुख्य लक्षण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपको अपने निवास से विद्यालय जाने में कितना समय लगता है? तो इसमें हर बच्चे का आपका क्या हो सकता है? अलग अलग उत्तर हो सकता है। क्यों? क्योंकि सभी एक जगह से तो आते नहीं हो। किसी को विद्यालय आने में 5 मिनट लगते हैं, किसी को 10 मिनट लगते हैं, किसी को 15 मिनट लगते हैं, किसी को आधा घंटा लगता है। तो इस उत्तर के अंदर आप अपने हिसाब से सब बच्चे अलग अलग उत्तर लिख सकते हो। यदि विद्यालय आपके घर की सड़क के उस पार होता है तो आपको विद्यालय पहुंचने में कितना समय लेते हैं? आने जाने के समय पर आपके घर और विद्यालय के बीच की दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप समय को स्थान या इसके विपरीत स्थान को समय में परिवर्तित कर सकते हो? क्या यानी स्थान को समय में और इस समय को स्थान में बिल्कुल नहीं परिवर्तित कर सकते। तो आपको टाइम बताना है और इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ये बताना है। मुझे अपने विद्यालय जाने में 5 मिनट लगते हैं। यदि विद्यालय मेरे घर की सड़क के उस पार होता तो मुझे विद्यालय में पहुंचने में 4 मिनट लगते। मेरे निवास और विद्यालय के बीच लंबी दूरी की वजह से मेरी पढ़ाई के साथ साथ खेलने के समय भी प्रभावित होता है। समय को स्थान या इसके विपरीत स्थान को समय में परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। कौन से शब्दों में? निबंधात्मक प्रश्नों में देने हैं हमें उत्तर। देखते हैं, आप अपने परिस्थान का अवलोकन कर पाते हैं? परिस्थान क्या होता है? हमारे जो आसपास के क्षेत्र से जिससे हम घिरे हुए रहते हैं उसे हम कहते हैं परिस्थान या सराउंडिंग एरिया। जो हमारे चारों तरफ प्राकृतिक या सांस्कृतिक तत्वों से घिरे रहते हैं उसे। प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्वों में भिन्नता पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। यानी जो प्राकृतिक तत्व है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, और जो सांस्कृतिक तत्व है, इन दोनों में आपस में क्या मिलेगी? भिन्नता मिलेगी। सभी वृक्ष एक ही प्रकार के नहीं होते। कहीं पे मानसूनी वन है तो कहीं पे पर्वतीय वन है तो कहीं पे कोनदारी वन है, ये भी नहीं होते। पशु एवं पक्षी जिसे आप देखते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये सभी भिन्न भिन्न तत्व धरातल पर पाए जाते हैं। क्या आप ये तर्क दे सकते हैं कि भूगोल प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है? आपने देखा था क्या बच्चों कि हमारी जो भूगोल की शाखाएं थी उसको हमने क्रमबद्ध, सिस्टेमेटिक और प्रादेशिक रीजनल आधार पे अलग अलग भागों में विभाजित किया था। वो हम इसमें देखेंगे, चर्चा करते हैं। देखो, मानव जिस परिक्षेत्र में निवास करता है वह उसका परिस्थान, सराउंडिंग एरिया कहलाता है। प्रत्येक परिक्षेत्र में भौतिक या प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों प्रकार के भूधर से दिखाई देते हैं और दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता मिलना पृथ्वी मानव और अन्य छोटे मोटे सभी प्रकार के प्राणियों का आवास स्थल है। कहीं पे बड़े मिलते हैं, कहीं पे छोटे मिलते हैं। विशालकाय हाथी मिलता है तो कहीं छोटी सी चिड़िया मिलती है। संपूर्ण पृथ्वी की सतह एक समान नहीं है। कहीं पे पर्वत है तो कहीं मैदान है तो कहीं पठार है तो कहीं पे नदियाँ प्रवाहित हो रही है। पूरा धरातल क्या नहीं है? समान नहीं है। इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है। भौतिक स्वरूप का मतलब कहीं पर्वत, पठार और मैदान वाली बात। कहीं पर्वत, कहीं पहाड़ियाँ, कहीं घाटियाँ, कहीं मैदान, कहीं पठार, कहीं समुद्र, झील, कहीं वन, उजाड़ तथा वीरान क्षेत्र इसके भौतिक स्वरूप है। पृथ्वी पर सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भी क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है, जो कि सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा रचित और निर्मित गांव, शहर, सड़क, रेल, पतन, बाजारों और मानव जनित अन्य अनेक तत्वों के रूप में विद्यमान है। क्या? सांस्कृतिक तत्व। भूगोल प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन है। हालांकि भूगोल केवल प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। यानी मानते हैं कि भूगोल में रीजनल ज्योग्राफी का भी अध्ययन किया जाता है, बल्कि यहाँ तक कि ये सीमित नहीं है।
एक विषय के रूप में भूगोल का करोड़ क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषताओं और गुणों का विवेचन करता है। इस क्षेत्र में तत्वों के वितरण, स्थिति, केंद्रीयकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका क्या करता है, उनका स्पष्टीकरण भी करता है। ये मानव तथा इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है। ये मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक, मैंने बताया था ना, ये स्टैटिक नहीं है, ये क्या है, ये डायनेमिक है, गत्यात्मक है। गत्यात्मक अंतः प्रक्रिया से उपजे तत्वों के बीच साचार्य एवं अंतः संबंध का विश्लेषण करता है। कौन? भूगोल। तो ये हुई हमारी बात। अब देखते हैं अगले निबंधात्मक प्रश्न। आप पहले ही भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में अध्ययन कर चुके हो। आपने पिछली कक्षाओं में 9th व 10th में क्या पढ़ा? भूगोल को सामाजिक विज्ञान का एक भाग के रूप में पढ़ा, क्योंकि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? उसमें हमने इतिहास पढ़ा, उसमें हमने अर्थशास्त्र पढ़ा, उसमें ही हमने भूगोल पढ़ी और उसी में हमने राजनीति शास्त्र पढ़ी। 4 पार्ट पढ़े थे ना। तो यही क्या कह रहा है कि आप सामाजिक विज्ञान के घटक के रूप में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या कर चुके हो? अध्ययन कर चुके हो। इन विषयों के समाकलन का प्रयास उनके अंत पृष्ठ पर प्रकाश डालते हुए कीजिए। भाई ये जो विषय है इनका भूगोल से किस प्रकार से संबंधित है, इनके बारे में हमें प्रकाश डालना है। देखो, भूगोल और इतिहास किस प्रकार से संबंधित है। मैंने पहले भी एक आपको डायलॉग दिया था कि ज्योग्राफी रिवील्स ऑटोमेटिकली हिस्ट्री, यानी भूगोल स्वतः इतिहास को प्रतिबिंबित करती है और ये दोनों आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। क्योंकि पहले किसी क्षेत्र पे जब पुराने समय में लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध लड़े जाते थे, तो क्या ध्यान रखा जाता था कि भौगोलिक तथ्यों का भी ध्यान रखा जाता। कहीं पे पर्वत के पास में क्या है? दुश्मन छिपे हुए हैं, कहीं पठारों के पास छिपे हुए हैं, कहीं दूरी का अंतर है खूब ज़्यादा, कहीं लंबे लंबे मैदानों में विस्तृत है। तो आपस में इन दोनों के तत्वों का अध्ययन भी किया जाता था और इसी प्रकार भूगोल और इतिहास भी आपस में कोरिलेटेड है। देखते हैं, भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता था। जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई है उनमें ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। यानी बिना भूगोल को जाने किसी ने भी युद्ध नहीं जीता। उसके लिए भूगोल का अध्ययन क्या था? जरूरी था। तो इसलिए क्या कह रहा है कि भूगोल कौन सी घटनाओं को, हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी अफेक्ट करती थी। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक था। कौन सी? दूरी, स्पेशियल डिस्टेंस। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। कौन? क्षेत्रीय विस्तार विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तित होता रहा है और समय के परिप्रेक्ष्य में उनकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय और सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का क्या किया है? अनुसरण किया है। तो यह हुई भूगोल और इतिहास की बात। अब दूसरा देखते हैं, भूगोल और नागरिक शास्त्र। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य है राज्य के क्षेत्र, जनसंख्या और प्रभुसत्ता का विश्लेषण करना है। आप पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ते हो कि कौन कौन से राज्य हैं, उनमें किस प्रकार का संविधान है, किस प्रकार की वहाँ पे जनसंख्या है, ये सब किस में पढ़ते हो? पॉलिटिकल में। यानी राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या और सोवेरेनिटी, प्रभुसत्ता का विश्लेषण करती है कौन? राजनीति शास्त्र। जबकि राजनीति भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती है। भूगोल और अर्थशास्त्र यानी दोनों में क्या संबंध है?
अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं यानी जो इकोनॉमिक्स है उसकी मूल विशेषताएं बताएगी कौन? अर्थशास्त्र के डिमांड क्या है, मांग क्या है, प्रोडक्शन क्या है, उत्पादन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वितरण क्या है, इनके बारे में कौन बताता है? अर्थशास्त्र। देखो, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का विवेचन करता है कौन? अर्थशास्त्र। इन विशेषताओं में से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है। वहीं आर्थिक भूगोल, देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या करती है, वहां आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है जो उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करती है। यानी ये तो ये चीज़ें बताती है, और वो स्थानिक पक्ष कहाँ पे कौन से खनिज पाए जाएंगे, कहाँ पे कौन सी फसल का उत्पादन अधिक होगा, कहाँ पे किस प्रकार से वितरण है, किस प्रकार से उन लोगों में डिमांड है, इन सब का किसमें? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अध्ययन किया जाएगा। और यही किसमें? इकोनॉमिक्स में अंदर। तो दोनों क्या हुए? आपस में निकट का संबंध है। और इसकी व्याख्या फील्ड ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल के क्षेत्र में भी आपने क्या कहा था? विस्तृत रूप से पढ़ा था। उसमें देखा था कि अर्थशास्त्र और आर्थिक भूगोल संबंधित है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान और राजनीतिक भूगोल संबंधित है, और आपकी इतिहास और ऐतिहासिक भूगोल आपस में अंतर संबंध है। तो इस प्रकार से आपने क्या किए? आपका जो प्रथम अध्याय है भूगोल एक विषय के रूप में, जिसके सभी प्रश्नों का विवेचना पूर्वक, विस्तार पूर्वक, व्याख्या सहित आपने हल किया। तो बच्चों, आप अपनी नोटबुक में इन सभी प्रश्नों का बहुवैकल्पिक प्रश्नों से प्रारंभ करके निबंधात्मक प्रश्नों का सविस्तार से आप अपनी नोटबुक में इनके उत्तर लिखिए, समझने का प्रयास कीजिए, अपना गृह कार्य अपने अध्यापक से जांच करवाइए, और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।